नमस्कार साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है योग में शिक्षण विधियाँ। ठीक है, अब योग में जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको जानने से पहले आपका जानना ज़रूरी है कि शिक्षण आखिर है क्या। ठीक है, अब शिक्षण का जो मीनिंग है इसमें लिखा है कि शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा की टीचिंग का हिंदी रूपांतर है जो कि टीच शब्द से बना है। इतना तो सबको पता ही होता है ना। तो अब इसका अर्थ क्या है? ज्ञान प्रदान करना। अतः शिक्षण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी को ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस संदर्भ में शिक्षण का अर्थ कक्षागत शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया से लिया गया है। मतलब जो शिक्षण हो रहा है ये क्लासरूम टीचिंग हो रहा है। ठीक है, क्लास में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो उसको हम शिक्षण कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी किसी को भी ज्ञान देने लगे, नॉलेज देने लगे ग्रुप में रैंडमली, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, जो क्लासरूम टीचिंग है उसी को ही हम शिक्षण यहाँ पर कहेंगे, जिसमें एक शिक्षक किसी विषय वस्तु का ज्ञान छात्रों को अनेक विधियों व तकनीकों का प्रयोग कर प्रदान करता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो टीचर है वो अनेक अलग अलग विधियों द्वारा, तकनीकों द्वारा जो सब्जेक्ट है या उसका टॉपिक है उसका ज्ञान बच्चों को देगा। ठीक है, शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से आपस में अंतःक्रिया करते हैं, अर्थात किसी विषय को आधार मानकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से आपस में अंतःक्रिया करते हैं, अर्थात किसी विषय वस्तु को आधार मानकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों ने बीएड नहीं किया है उनको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होगी कि शिक्षण आखिर क्या है, लेकिन जिन्होंने बीएड कर रखा है वो समझ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, मतलब इसमें 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक शिक्षक है, छात्र है और पाठ्यक्रम है। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तभी ही शिक्षण प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब इन तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पाठ्यक्रम होता है। कुछ बच्चों को लगेगा कि शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षण कैसे होगा, और छात्र नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कैसे, है ना। लेकिन अगर शिक्षक भी होगा और छात्र भी होगा, है ना, तो खाली बातें ही करते रहेंगे, पढ़ेंगे तो कुछ नहीं ना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा कि क्या पढ़ना है। तो इसीलिए पाठ्यक्रम जो करिकुलम है उसका होना बहुत ज़रूरी है, जिससे शिक्षक को पता चले कि उसे क्या पढ़ाना है और छात्र को पता चले कि उसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए पाठ्यक्रम के संबंध में ही विचारों का आदान प्रदान होगा शिक्षक और छात्रों के मध्य। ठीक है, अतः शिक्षण शिक्षक और विद्यार्थी के बीच होने वाली अंतःक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शिक्षण हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप क्या होना चाहिए, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, उनके बिहेवियर में चेंज होना चाहिए और उनके ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सब नहीं हुआ तो आपका शिक्षण क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। सपोज अगर आप क्लास में जा रहे हो और बच्चों को आसनों के बारे में आपको बताना है तो उनको आसनों के बारे में आना चाहिए, और व्यवहार में परिवर्तन मतलब उनको वो आसन करने आने भी चाहिए, आपको करके दिखाना होगा। ठीक है, और उनको उन आसनों के बेनिफिट्स भी पता होने चाहिए, तभी उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, अब अलग अलग जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन इसके बारे में दी है। इनमें से एक रायबर्न है, उन्होंने कहा है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वही चीज़ नीचे इन्होंने भी कही है। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब सेम वही चीज़ इन्होंने भी कही है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है कि शिक्षण 3 बिंदुओं पर आधारित है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। उससे क्या हो रहा है, जो छात्र हैं उनके व्यक्तित्व का भी विकास होगा, उनके बिहेवियर में भी चेंज होगा और उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, ज्ञान में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है जो एक शिक्षा शास्त्री क्लार्क के शब्दों में इन्होंने कहा है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिसके
छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसका प्रारूप की व्यवस्था, मतलब शिक्षण की व्यवस्था ही इसलिए की जा रही है कि जो छात्र हैं उनके बिहेवियर में चेंज लाया जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका हमारा जो है शिक्षण की विशेषताएं या प्रकृति है ना, ये दोनों अगर विशेषताएं आए तो भी आप लिख सकते हैं, प्रकृति आए तो भी आप ये कुछ हेडिंग्स हैं ये लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है ताकि जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे उन्हें भी समझने में आसानी होगी। सबसे पहला है शिक्षण एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। ठीक है, आप हेडिंग से ही आप इसमें लिख सकते हो कि शिक्षण एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, मतलब जो शिक्षक है वो सिखा रहा है बच्चों को और बच्चे सीख रहे हैं, तो एक लर्निंग की प्रोसेस वहाँ पर चलती है शिक्षण में। सेकंड है शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, मतलब जब शिक्षण हो रहा है तो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए। ठीक है, उनके बिहेवियर में चेंज भी आना चाहिए, तभी वो विकासात्मक प्रक्रिया होगी। ठीक है, थर्ड है शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ पर्पसफुल प्रोसेस। ठीक है, अब जो भी टीचिंग हो रही है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, मतलब टीचर को पता होना चाहिए कि उसको क्लास में जाके क्या पढ़ाना है। तभी हमने अभी पाठ्यक्रम की बात की थी ना कि पाठ्यक्रम होना आवश्यक है ताकि टीचर को पता चले कि उसे क्या पढ़ाना है और बच्चों को भी पता हो कि उनको क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में चले जाए और कुछ भी पढ़ाना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम सब क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो जो टीचिंग है वो भी एक सोशल प्रोसेस है। समाज में ही रह के हमको सब कुछ सीखना होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लासरूम में ही बच्चे सीखते हैं, इसलिए शिक्षण को एक सामाजिक प्रक्रिया भी कहा गया। फिर देखो नेक्स्ट वही आगे की शिक्षण छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, मतलब शिक्षण से छात्रों के बिहेवियर में चेंज आपको लाना है एज ए टीचर। नेक्स्ट है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, मतलब त्रिध्रुवी में फिर से वही आ गया कि अधिकांश जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने यही कहा है कि शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये तीनों शिक्षण के मेन पॉइंट हैं। नेक्स्ट है शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए बता रही हूँ कि सफल शिक्षण के लिए इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि विद्यार्थी किस प्रकार और कौन कौन सी विधियों से सीखते हैं, क्योंकि शिक्षण विधियाँ अथवा नीतियाँ कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। ठीक है, अगर हमें अपना टीचिंग स्किल अच्छा करना है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे विद्यार्थी सीखते हैं, क्या क्या टेक्निक हमको अपनानी पड़ती हैं क्लास में जाके। ऐसे तो पता सबको होता ही है, ठीक है, लेकिन अगर आप कल के दिन योगा इंस्ट्रक्टर बनोगे, टीचर बनोगे, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम विधियाँ और टेक्निक अपनाते हैं वो किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होती हैं। इसलिए प्रत्येक शिक्षक के लिए शिक्षण करते समय कुछ सामान्य अथवा आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक है। शिक्षक के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के शिक्षण सिद्धांतों पर बल दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ बच्चों के व्यवहार को ही कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि जो टीचर है उसके भी व्यवहार को कंट्रोल करना है। जो सिद्धांत हैं वो टीचर पर भी लागू होंगे और बच्चों पर भी। ठीक है, इसीलिए जो सिद्धांत हैं उनके 2 प्रकार बताए गए हैं, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, अब सबसे पहले हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। सबसे पहले इसमें क्या है, प्रेरणा का सिद्धांत। अब प्रेरणा के सिद्धांत में क्या आएगा कि बच्चों को आपको प्रेरित करना है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। सपोज आप क्लास में जा रहे हो और बच्चे आपके क्लास में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, आपको सुन ही नहीं रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि उनको आपके लेक्चर में, आपके पढ़ाने के तरीके में उसमें इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है, तो उनको प्रेरित करना है। सेकेंड है क्रियाशीलता का सिद्धांत। प्रसिद्ध अब क्रियाशीलता का सिद्धांत में एक जो फ्रोवेल हैं शिक्षा शास्त्री, उन्होंने इसको करके सीखने के सिद्धांत को भी कहा है। ठीक है, करके सीखना मतलब आप जैसे आसनों के बारे में बता रहे हो तो बच्चों को भी आपको करके भी दिखाना है और उनसे भी करने के लिए
कहना है, ठीक है, जिससे आपकी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव भी होगी और बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे, ठीक है। अब जो करके सीखने का सिद्धांत है वो फ्रोबेल ने दिया है कि किंडरगार्टन जो हमारी पद्धति चल रही है ना आजकल, जैसे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, तो वैसे ही ये कार्य करता है ये सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ठीक है। फिर है नेक्स्ट रुचि का सिद्धांत। अब रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत क्या करना है कि बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करना है इसमें, ठीक है। बच्चों को खेल खेल में सिखाना है, छोटे बच्चों को, या कैसे सिखाना है, तो उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, ठीक है। अब इसमें जो भी आप बच्चों को पढ़ाओगे वो डेली लाइफ में अपने उसको कैसे उनकी डेली लाइफ में कैसे वो हेल्प करेगा, वैसे आपको उनको बताना है, कोरिलेट करना सिखाना। जैसे हम आसन जो करा रहे हैं, उनको प्राणायाम करा रहे हैं, तो डेली लाइफ में कैसे उनकी हेल्प करेंगे हेल्दी रहने में, वो आपको उसको उनको बताना है, ठीक है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, मतलब जब भी आप क्लास में जाओ तो कोई ना कोई आपका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। कहते हैं कि जो शिक्षक उद्देश्य के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं, तथा सीखने वाला विद्यार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती हुई बह रही है। मतलब इसका मतलब है कि मतलब शिक्षक को पता होना चाहिए उसे क्या पढ़ाना है और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि उन्हें क्या पढ़ना है, ठीक है। उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है चयन का सिद्धांत। अब चयन का सिद्धांत में आएगा पाठ्य वस्तु, जो करिकुलम है। पाठ्य वस्तु के चयन का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए से पहले हम बताना चाहते हैं कि जो पाठ्य वस्तु है शिक्षा का, जो उसका ना शिक्षा के उद्देश्य के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार पाठ्यवस्तु चुन ली जाती है। अब पाठ्यवस्तु के संबंध में यह बात जान लेनी अति आवश्यक है कि जब से मनुष्य ने इस भूमि पर जन्म लिया है तभी से उसने इस जटिल संसार में संबंध विस्तृत कर ज्ञान संचित कर लिया है, ठीक है। मतलब जो पाठ्य वस्तु आपकी निर्धारित की गई है, जो उद्देश्य आपने चुना है, उसी पर आपको अडिग रहना है, ठीक है। उस उद्देश्य की पूर्ति करनी है और विषय वस्तु का चयन करना है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का मतलब है, अब सबसे पहले इसमें है कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत। मतलब ये वही है जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इंटरेस्ट क्रिएट करना है बच्चों में, है ना, उनको मोटिवेट करना है। आप जो भी पढ़ाने जा रहे हो तभी बच्चे पढ़ाई में आपकी इंटरेस्ट लेंगे। सेकेंड है मनोरंजन का सिद्धांत। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता, वो क्लास में थक जाते हैं, 3-4 पीरियड पढ़ाई हो चुकी होती है और आप क्लास में जाते हो तो बच्चे कहते हैं नहीं मैम हमें नहीं पढ़ना। तो आपको अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना है, वो आपको पहले से ही सोच के रखना होगा। जैसे हम योगा क्लास में जाते हैं कभी, तो बच्चों को म्यूजिक के साथ, छोटे बच्चों को म्यूजिक के साथ कराते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, डांस करते हैं, है ना। योग के आसनों का अभ्यास म्यूजिक के साथ कराते हैं या उनको लाफ्टर थेरेपी कराते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। तो इसीलिए मनोरंजन का सिद्धांत के अंतर्गत ये सब कुछ आता है। नेक्स्ट है सुधारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। अब जो एक टीचर है वो भी क्लासरूम में जब जाता है तो बहुत सारी गलतियाँ करता है स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस हो जाता है तो गलतियाँ करना कम करता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो बहुत सारी गलतियाँ करता है। बच्चे तो नहीं पकड़ पाते हैं, बट टीचर को पता होता है कि उसने क्या गलतियाँ इसकी, तो उन गलतियों पे टीचर को सुधार करना है, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से वो गलतियाँ नहीं करनी है। पुनर्बलन का सिद्धांत। अब पुनर्बलन का सिद्धांत यहाँ पर कहता है कि बच्चे जब कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आसन अच्छे से कर रहे हैं, प्राणायाम अच्छे से कर रहे हैं, क्लास में अच्छे से बैठ के सुन रहे हैं, तो आपको उनको कुछ ना कुछ पुरस्कार भी देना चाहिए, है ना। जैसे छोटे बच्चों को तो आप टॉफ़ी दे सकते हो और बड़े बच्चों को आप उनके लिए क्लैपिंग करा सकते हो या उनको उनकी तारीफ़ कर सकते हो, तो ऐसे उनको पुरस्कार देना है। फिर है ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने का सिद्धांत। अब ज्ञानेंद्रिय जो हमारे हैं सेंस ऑर्गन, उनको भी प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षित करने का मतलब जैसे बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में जब हम मेडिटेशन कराते हैं तो वो आंखें बंद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे
हम जब डेली प्रैक्टिस कराते हैं वो आंखें बंद करना सीख जाते हैं, पीठ कमर गर्दन सीधी करो बोलते हैं तो वो करना सीख जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, वो सही पोस्चर में नहीं बैठते हैं, आंखें बंद नहीं कर पाते हैं, हंसते हैं बार बार। तो उनके लिए उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें शिक्षण एवं उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक था कि योग शिक्षण की विधियाँ। अब योग शिक्षण में आपने क्लास में देखा होगा मैम को भी कि कैसे मैम कराती हैं, है ना। तो वही सब आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे स्टार्टिंग में शरीर में लचीलापन और सजगता बढ़ाने की विधियाँ, इसको आपको क्या क्या हम करते हैं क्लास में अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, वो बस आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे पैरों की हलचल, है ना, पहले हम उंगलियों को आगे पीछे करते हैं ब्रीथिंग के साथ, फिर घुटनों और कूल्हों की हलचल, हाथों की हलचल, कंधों और भुजाओं की हलचल, गर्दन की हलचल, नेत्रों की हलचल। ठीक है, हम नेक रोटेट करते हैं, कंधों को शोल्डर रोटेट करते हैं, तो वही सब आपको इसमें लिखना है। दूसरा है फेफड़ों को शुद्ध तथा शरीर का अंतर्दर्शन करने की विधियाँ। ये यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा बुक में, तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेफड़ों को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, और उसी के साथ ही हम अपने आसन भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक शुद्धिकरण की तिब्बती जो अभ्यास आपकी बुक में दे रखा है, उसमें है कि हा हा जो टेक्निक है ना। तो हा हा टेक्निक में वो आपसे कह रहे हैं कि जब बच्चे कभी क्लास में बहुत शोर करते हैं तो आप उनको चुप कराने के लिए थोड़ा देर उनसे और ज़्यादा शोर करने के लिए कहें, तो वो अपने आप चुप हो जाएंगे उसके बाद। तो हम कोई और टेक्निक भी अपना सकते हैं। जैसे बच्चे बहुत क्लास में शोर कर रहे होते हैं, तो जैसे लाफ्टर थेरेपी कराते हैं हम, 1 2 3 करके हा हा बोलते हैं हाथों को फैला के, तो वैसे भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा अलग प्रोसेस दे रखा है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप फेफड़ों को शुद्ध तथा शरीर का अंतर्दर्शन करने की विधियाँ हैं, तो इसके अंदर आप कोई भी और अलग टेक्निक भी आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, जैसे आप लाफ्टर थेरेपी करा सकते हो बच्चों से, है ना। और ज़ोर ज़ोर से, जैसे हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे शोर करे तो ज़ोर से उनसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, 2 या 3 बार बोलते हैं, जब तक बच्चे अच्छे से गुड मॉर्निंग ना बोल दें, है ना। तो बच्चे थोड़ी देर के लिए फिर शांत हो जाते हैं। फिर उनको अगर आप मेडिटेशन कराते हो, हल्का फुल्का बॉडी मूवमेंट कराते हो, तो फिर बच्चे तब तक हल्का फुल्का जब बॉडी मूवमेंट कराते हो उसको ब्रीदिंग के साथ कराओ, कैसे इनहेल एंड एक्सहेल करना है, तो यहाँ पर वो भी टेक्निक आप अपना सकते हो। ठीक है।